कार्बोक्सिलिक एसिड एट द एंड, है ना, और एंड दीज कंपाउंड्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर। हो गया फैट्स, हो गया। अब देखिए, अब क्या हम लोग देख रहे थे, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड एंड ट्रांस। सैचुरेटेड मतलब ऑल सिंगल बॉन्ड्स, नो डबल बॉन्ड्स, एंड नॉट गुड फॉर हेल्थ मोस्टली, है ना। कम मात्रा में ठीक है, जैसे बटर वटर हो गया, सब में सिंगल बॉन्ड है, ठीक है। जनरली इट इज सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, है ना। फिर उसको जाते हैं अनसैचुरेटेड, उसके अंदर दो ग्रुप है, पूफा एंड मुफा, मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, ठीक है। इसमें बस एक ही जगह डबल बॉन्ड है, जैसे वेजिटेबल ऑयल्स, ठीक। फिर पूफा, फूफा नहीं पूफा, है ना, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, एक से ज्यादा डबल बॉन्ड्स है, ठीक। और ये क्या होता है, ये थोड़ा खतरनाक होता है, कोशिश किया था मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड खाएं तो सेफ रहते हैं, ठीक है। मतलब सब में से कुछ कुछ ऐसा है जो आपको खाना चाहिए। फैट के लिए ओवरऑल बोल सकते हैं जरूरत है बॉडी में सबका, लेकिन आपको क्या करना है, ऑप्टिमम मात्रा में लेना है, एकदम सीमित आहार होना चाहिए फैट्स का, ठीक है। थर्ड आ जाता है ट्रांस फैट्स। जब आप देख रहे हैं कि अगर बॉन्डिंग हो रही है, जैसे हम लोग कार्बन का एकदम चलते जा रहा था, एच 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 एच, ठीक है, डबल बॉन्ड के लिए क्या करेगा कार्बन, ये दोनों को हटा देगा, आपस में ऐसे कर लेगा, है ना। तो ऐसे कर लिया तो ये तो सिस है, लेकिन यही इसमें ये वाला नीचे आ गया, ये क्या हो गया, ट्रांस। बुझे कि नहीं, बुझी गए, बुझ गए कि नहीं बुझे, नहीं बुझे। तो कल स्लाइड्स देखे थे, कल आए थे, ओ इसीलिए देखे, एक दिन क्लास मिस होता है सबको लगता है मैम तो रिपीट करा रही है। जब मतलब मेरा क्लास कोई भी किया है ना, आराम से किया है, तो उसको कंठस्थ है, उसको पता है कॉन्सेप्ट और वो लिख लिया है, ठीक है। एक दिन भी क्लास छोड़ो तो ऐसा होता है, तो कोई बात नहीं, जब हम लोग रिवीजन करेंगे तो आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। एब्सेंट मत होइए, आप लोग का ही लॉस है। चलिए, फैट्स हो गया, उसके बाद हम लोग ट्रांस कर लिए थे, उसके बाद हम लोग बात कर रहे थे फंक्शंस की। फंक्शंस क्या है भाई, शॉक अब्जॉर्बर, थोड़ा वार्मथ देता है, इंसुलेशन का काम करता है, विसेरल ऑर्गन्स को बचाता है, और क्या करता है, कोशिका का सबसे वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या है, कंपोनेंट है ना। कोशिका जो है आपकी जीव द्रव्य झिल्ली किसकी बनी है, फैट की बनी है, मोस्टली फैट का लिपिड बाइलेयर, है ना, पढ़े थे ना हम लोग। तो ये सारी चीजें हैं, और वाइटामिन को घोलने में और अन्य पदार्थ को घोलने में, ताकि बॉडी उसको न्यूट्रिएंट्स उससे ले सके, तो इसके लिए फैट बहुत आवश्यक है। सेल की फ्लूइडिटी को मेंटेन करने के लिए कोलेस्ट्रॉल इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। और कोलेस्ट्रॉल गुड और बैड कोलेस्ट्रॉल्स होते हैं। अगर बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ गए तो हमारे जो ब्लड वेसल्स है उसमें वो जमना शुरू कर देगा, जिससे ब्लड वेसल अगर इतना चौड़ा है और दोनों साइड अगर ऑयल जैसा कुछ जम गया, कोलेस्ट्रॉल जैसा, तो रास्ता सकरा हो गया, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगी, आर्थरोस्क्लेरोसिस, है ना, फिर वो थोड़ा सा स्टिफ हो जाएगा, आर्टरी ब्लॉक होने का चांसेस है, मतलब मान लीजिए भरते गया तो बंद हो गया, तो वही बोलते हैं हार्ट ब्लॉकेज हो गया, सुने हैं ना, अरे यहाँ आर्टरी में फंस गया है, यहाँ ऑपरेशन कराने जा रहे हैं, वो यही सब होता है। ज़्यादा तला भुना ये सब थोड़ा संभल के खाएं, इतना इतना ऑयल कौन डालता है, आधा कटोरी ऑयल में सब छान वन के कौन कौन खाता है ना, ओ हो। तो इतना तला भुना नहीं खाना है, ठीक है। सब खाता होगा, हमको मालूम है, ठीक है, सब खाता है, ठेला पे जितना मिलता है ना एकदम पूरा उसमें तेल तैर रहा होता है। फॉर द टेस्ट आप क्या करिए, वो जो आता है ना नैपकिन, अरे वो कागज वाला टिश्यू पेपर, है ना, नहीं तो चलो देसी स्टाइल वो ये न्यूज़पेपर ले लेना, ठीक है ना। वो पूड़ी पूड़ी उड़ी तलता था, हमको याद है बचपन में मम्मी लोग न्यूज़पेपर पे ही तलती थी। अब ना सब तो किचन टॉवल एंड ऑल, है ना, तो वो सब नाटक जो है ना अभी शुरू हुआ है, ठीक है। तो उसमें आप देखिएगा कितना तेल उस पर छोड़ रहा है, उसको शरीर मत घुसने दीजिए। अगर तला भुला खाने का मन भी है तो उसको पोंछ पाछ के खा लीजिए, ठीक है। ये चीज कर सकते हैं,
गुड मॉर्निंग मदन, कहाँ तुम घूम घूम रहे हो? हाँ, लेट हो गए? अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, हम भी होते कभी कभी। चलो चलो, बैठ जाओ बैठ जाओ। तो आप यहाँ पे बात कर सकते हैं आर्थराइटिस की, आप ब्लड वेसल डैमेज की बात कर सकते हैं, आप कार्डियोवास्कुलर डिजीज की बात कर सकते हैं। इंडिया का जो है ना, टॉप कंट्रीज में, टॉप 5 कंट्रीज में इंडिया का भी नाम है, जो ये कार्डियोवास्कुलर डिजीज से परेशान है। ज्यादातर आदमी लोग को होता है दिल का बीमारी, है ना? कोई बात नहीं, थोड़ा संभालो खुद को, है ना? तो तो हार्ट अटैक्स ज़्यादा इंडियन मेल्स को हो रहे हैं, ये भी देखेंगे, WHO का डेटा थोड़ा देख लेंगे, इसको डाल देंगे। और लाइफ एक्सपेक्टेंसी घट जा रही है। अब मान लीजिए भारत इतने आप लोग पे खर्चा कर रहा है, TRI में आप लोग सब फ्री में पढ़ रहे हैं, फ्री में पढ़ रहे हैं, पढ़ रहे हैं ना, कि पैसा दे रहा कोई? सब फ्री में पढ़ रहा है, ठीक है। और आप लोग पे इतना खर्चा गवर्नमेंट कर रही है, पर स्टूडेंट आप देख लीजिए कुछ खर्चा होगा, ठीक है। तो उतना इकोनॉमी से जा रहा है, ठीक है। मान लिया आप लोग सब कुछ बन उन गए, और तो बनना ही है, कोई नहीं रोक रहा है, ठीक है ना। अब सारे शिक्षक आपके साथ हैं। तो अगर आप मान लीजिए एक टाइम के बाद अपना हेल्थ को ध्यान नहीं देते हैं, कोई अधिकारी बनता है और 50 की आयु में, तो लॉस हुआ ना इकोनॉमी को। ह्यूमन कैपिटल खराब हुआ कि नहीं? इतना इकोनॉमी आपको दे रही है, अलग से इतनी स्ट्रेस्ड इकोनॉमी है, उसमें भी आपको प्रोवाइड कर रही है। और अगर आप अपना हेल्थ, पहला तो ईमानदारी से पढ़िए, पहले ही बता दे रहे हैं, सबको सौभाग्य नहीं मिलता, ठीक है। और मान लो हेल्थ कॉम्प्रोमाइज करते हो, आप लोग पे हमको बस भरोसा है, क्योंकि इतना सीरियस होके 9 से 5 बैठ रहे हो, तो पढ़ने के लिए ही आए हो, घूमने और तो आए नहीं हो, है ना। तो कहने का मतलब है, बनने के बाद अपने हेल्थ को इग्नोर कर दिए तो यू विल डाई ऑफ कोर्स इन एट एन अर्ली एज। तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी भारत की कितनी अभी चल रही है? 60 ही है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, देखो ऐसा मत बोलो, मेरे माँ बाप ऐसे बोले, हद है। हम लोग सबके मम्मी पापा अभी 50s में होंगे, है ना? 40s में भी किसी के मम्मी पापा हैं? नहीं ना, देखो तो सब हम लोग एक ही साइड में। बाल विवाह हुआ है क्या मम्मी पापा का? नहीं ना। तो हाँ, हो भी सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। एनीवेज, तो कहने का मतलब है, अब हम लोग के पेरेंट्स जिस एज में हैं, तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है ना घट गई है। लेकिन फ्रांस और आगे अन्य के देशों को आप देखिए, जो अपने हेल्थ सेक्टर में बहुत खर्चा करता है, उसमें क्या है, 70-80 है। मेरा सुपरवाइजर जो जर्मनी में थे, ही वॉज मतलब 70+। रिटायरमेंट नहीं, इतना जल्दी रिटायरमेंट नहीं होता है। प्रोफेसर्स या एडवोकेट्स, ये फायदा है, दे लिव अनटू डेथ, है ना। हाँ, जापान में अभी ओकिनावा जगह की आप बात कर रहे हैं, जापान में वहां पे 90-100 लोग क्रॉस करते ही थे, लेकिन अब वो टूरिस्ट स्पॉट बन गया है, तो उसके कारण बाहरी लोग वहां जा रहे हैं टूरिज्म के लिए। इकिगाई नाम की बुक पढ़े होंगे, इकिगाई कोई बुक पढ़ा है? अरे भाई, नोवेल ओवल भी पढ़ो, अभी मत मत पढ़ो, लेकिन थोड़ा थोड़ा 2 पेज पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं। हम डेली रात में सोते समय फोन देखने की जगह, अपना एडिक्शन को कंट्रोल करने के लिए नोवेल पढ़ रहे हैं, ठीक है। एंड दैट इंक्रीजेज योर वोकेबलरीज, राइटिंग स्किल्स। हम ऐसे ही ठीक किए, कहाँ तुम इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स में पैसा देने जाओगे? बुक खरीदो 100-200 का, बढ़िया बुक। तो एक इकिगाई है, मतलब लाइफ में अगर आप पर्पसलेस हो गए हैं, इकिगाई जापानीज टेक्निक है कि अपने लाइफ में क्या क्या, अगर आप कुछ भूल गए हैं, मिस हो रहा है, आपको पता नहीं आप जी क्यों रहे हैं, आपका लाइफ का पर्पस क्या है, आप क्यों आए हैं धरती पे, इस तरह का कोई ऐसा उलूल जुलूल क्वेश्चन आता हो, उलूल जुलूल नहीं, बहुत सीरियस क्वेश्चन है। आप मतलब अगर ये क्वेश्चन कर रहे हैं, मतलब दुनिया का झांसा में आप नहीं फंसे हैं, आप अपने दिमाग से सोच रहे हैं कि आखिर हम धरती पे आए ही क्यों हैं, आखिर हमको क्या मिलेगा, आखिर हम इतना मेहनत क्यों कर रहे हैं, क्या अल्टीमेट गोल क्या है, मेरा पर्पस क्या है, फाइंडिंग दी पर्पस। इस लाइन के चलते कितने महापुरुष लोग, कितने लोग अपना राजपाट त्याग करके खेती करने लगे, कितने लोग यूपीएससी जॉब करने के बाद यूपीएससी छोड़ के सिंपल राइटिंग का जॉब करने लगे। मालूम है ना किसकी बात कर रहे हैं? किसकी बात कर रहे हैं? नीलेश मिश्रा।
सोचिए, मतलब बहुत लोग ऐसे ऐसे इतने सारे लोग हैं। लाइफ का पर्पस देखिए, भीड़ चाल मत चलिए। सब यूपीएससी जेपीएससी तो भीड़ में घुस गए। आप अपना पर्पस ढूंढिए, आप क्यों आए हैं जीवन, वो सब तो ये सब की बात है। तो वहां पे लोग देखे कि लोग वहाँ लाइफ एक्सपेक्टेंसी बहुत हाई है, 90+ वगैरह जा रहे हैं। तो लोग वहाँ टूरिस्ट स्पॉट बन गया, तो वहाँ फास्ट फूड पहुंच गया। फास्ट फूड पहुंच गया तो लोकल्स भी खाने लगे। 90 था, घट गया 70 हो गया, खुशबू अपडेटेड रहो। तो ये स्थिति है, तो ये दिक्कत है। तो सिमिलरली विथ आवर झारखंड ऑल्सो, मतलब आदिवासी कल्चर जो या पुराना कल्चर ले लिए, एंशियंट इंडिया, लाइफ एक्सपेक्टेंसी बहुत हाई थी, बहुत हाई थी। हम लोग 100 क्रॉस करते ही करते थे। अगर हम आपको वैदिक श्लोक बताएं, 100 ईयर्स मान के चला गया है कि एक आदमी 100 मिनिमम जीता है। पहला 25 जो होता है वो ब्रह्मचर्य, उसके बाद गृहस्थ 26 के बाद से, उसके बाद वानप्रस्थ, उसके बाद संन्यास। ठीक है, तो ये सब चीज था कि आप पहले अपने लिए करो, ब्रह्मचर्य में पूरा ज्ञान लो, फिर गृहस्थ पे पूरा फोकस करो 50 तक। 50 तक सब बेटा बेटी निपटा दो, फिर 50 के बाद समाज के लिए करो, समाज का सिक्योरिटी। ठीक है, और उसके बाद फिर संन्यास ले लो, हो गया तुम्हारा काम। ठीक, तो 100 ईयर्स था। अभी हम लोकल फूड्स हम लोग खा नहीं रहे हैं। तो अगेन यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं, अगर आप लोग को कोई जानकारी है कोई फूड की फ्रूट की जो कि बहुत अच्छा रहता है ह्यूमन की लाइफ को बढ़ाने में, वो सब के सेवन करने से हम ज़्यादा जी सकते हैं, तो उसको भी आप बोल सकते हैं। या आप ये डेटा ढूंढ के लाइए, अगर है यहाँ का कोई रिपोर्ट जिसमें बोल रहा है कि झारखंड में कितना फास्ट फूड खाया जाता है, या झारखंड का क्या स्थिति है हेल्थ के मामले में। आई एम श्योर कोई डेटा नहीं होगा। हेल्थ मिनिस्ट्री या कोई खोल के देखिए, ब्लैंक, आधा से ज्यादा। और आप लोग मिनिस्ट्री के साइट पे जाते हैं कभी? हम यही गलती करते हैं। कितना ही मिनिस्ट्री, 10-15 मिनिस्ट्री बना हुआ है, डिपार्टमेंट बना हुआ है, जाके खोल के देखा कीजिए। ठीक है, उसमें आधा आपका मेंस राइटिंग का क्रक्स आपको मिल जाएगा। ठीक है, जैसे अभी हम आपको एग्रीकल्चर बताने वाले, तो कहाँ से बताएंगे? बहुत सारा इंटरनेट पे जेपीएससी नोट्स करके सब अपना कोचिंग वाला बेच रहा है, उससे पढ़ेंगे, दैट विल नॉट बी बेनिफिशियल। ठीक है, एनीवेज, चलो ये हमारा फैट्स हो गया। एंजाइम्स, वाटर एंजाइम्स, हाँ हाँ, क्या चीज का, क्या सम, हाँ स्टमक पेन। नहीं, फैट के कारण स्टमक पेन, देखिए स्टमक पेन बहुत सारे रीजन के कारण हो सकता है, सिर्फ फैट नहीं। अगर अगर मान लीजिए आप फैट खा रहे हैं, वो मैदा खा रहे हैं, तो जो भी इनडाइजेशन का प्रॉब्लम है, आपका जो बॉवल है वो इरिटेट हो गया है, तब आपको पेन होता है। फैट्स खा रहे हैं, पिज्जा खा रहे हैं, तो उसे पेट दर्द हो रहा है, तो वही मतलब बॉवल जो है या इंटेस्टाइनल वॉल्स जो है वो इरिटेट हो जा रहे हैं। ठीक है, इसमें बॉवल सिंड्रोम आता है, आईबीएस, इरिटेबल बॉवल सिंड्रोम एक डिजीज है। दूसरा आपका हो जाता है इनडाइजेशन, तो उसके चलते पेन होता है, बहुत लोग को नहीं पचता है। ठीक है, और एक स्पेसिफिसिटी भी होती है कि आप एक सर्टेन फूड खा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम रोटी नहीं खा सकते, आई हैव वी एलर्जी, वीट एलर्जी, वे प्रोटीन से वे से पूरा ही एलर्जी है। जब भी खाएंगे आई विल हैव स्टमक पेन। तो दिस इज है, हम लोग का में रोटी उतना वो नहीं था, चावल ही मेन था। ठीक है ना, तो फैट्स में ये है, तो आप कुछ सिलेक्टेड बीमारियां लिख देंगे तो कंक्लूड हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग जान गए 3 टाइप का फैट्स कर लिए हैं, क्या फंक्शन है, वाइटल ऑर्गन्स का फंक्शन है। ठीक है, ये हम लोग देख लेंगे। चलिए अब बात करते हैं एंजाइम्स। एंजाइम्स का हम लोग क्या बोले थे कल, हम लोग क्या डिस्कस किए थे? वाटर एंजाइम्स। हाँ, ये बायो कैटलिस्ट की तरह काम करता है। वाटर एंजाइम, इट इज बायो कैटलिस्ट, उत्प्रेरक है ना। क्या कर रहा है? अगर एक रिएक्शन है A+B और उससे C बनने में 1 मिनट में 4 बन रहा है, तो A+B में अगर हम कोई एंजाइम डाल दिए तो ये 1 मिनट में कितना बन जाएगा? 40 भी बन सकता है। तो एंजाइम क्या करता है? रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देता है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एंजाइम? टू इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, और एंजाइम क्या होते हैं?
मोस्टली क्या मतलब पूरा ही, मोस्टली प्रोटीन्स, ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन्स एक्सेप्ट राइबोजाइम। एक आरएनए एंजाइम मिला है हम लोग को, एक ऐसा आरएनए मिला है जो एंजाइम की तरह काम करता है, ठीक है, उसका नाम है राइबोजाइम। बस वही एक एक्सेप्शन है। हम स्लाइड्स भी लाए हैं, देख लीजिएगा, है ना। हो गया, तो एक्सेप्शन लिख लीजिएगा। अब देखिए एक लाइन आता है, ऑल प्रोटीन्स आर ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन। यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं एक्सेप्शन को छोड़ के, ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन्स बट नॉट ऑल प्रोटीन्स आर एंजाइम्स। समझ रहे हैं, मतलब सभी प्रोटीन जो है, सभी एंजाइम जो वो प्रोटीन है, पर सभी प्रोटीन एंजाइम नहीं है, ठीक है। एक्सेप्शन बस यहाँ पे एक है, राइबोजाइम, ठीक। अब देखिए क्लासेस ऑफ एंजाइम होता है, एंजाइम के टाइप्स, टाइप्स ऑफ एंजाइम बहुत टाइप्स हैं, लेकिन अगर क्लासिफिकेशन देखा जाए तो जितना भी एंजाइम है ना उसको 6 भाग में बांटा गया है। ऐसे करके छोड़ दीजिए 6, ठीक है, ऐसे 6 बना दीजिएगा और अभी हम लिखाएंगे, ठीक। जैसे हाइड्रोलेजेस, लाइपेजेस, लाइएजेस, अभी आप देखेंगे स्लाइड्स में, ऐसे बना के छोड़ दीजिए, ठीक है। अब देखिए एंजाइम के टाइप से किस पे निर्भर कर रहा है, वो कैसे काम करता है, ठीक। अगर कोई एंजाइम कोई 2 प्रोडक्ट के ऊपर, मतलब कोई भी प्रोडक्ट के ऊपर फॉस्फेट को ट्रांसफर कर रहा हो, फॉस्फेट ग्रुप को डाल रहा हो या हटा रहा हो, तो उसको काइनेजेस बोलते हैं, ठीक है ना। और जहां पे भी लाइएजेस लगे रहे, लाइएजेस मतलब लाइसिस कर रहा है, लाइएजेस मतलब कोई भी 2 ग्रुप को तोड़ रहा हो, ठीक है। लाइगेजेस बोल रहे हैं, सिर्फ सुनते जाइए, है ना। लाइगेज अगर एंजाइम बोल रहे हैं मतलब जोड़ रहा हो, है ना। हाइड्रोलेजेस क्या करेगा, गेस करिए। हाइड्रो बोले, हाइड्रो मतलब वाटर, तो वाटर को तोड़ रहा होगा, जोड़ रहा होगा, जोड़ रहा होगा। हाइड्रोलेजेस, चलो देख लेंगे, ठीक है ना, सोचो। आप अगर इसको कैच नहीं कर पाए तो फिर दिक्कत है। प्रोटीन को तोड़ रहा है तो उसका नाम प्रोटीएजेस, ठीक है। अगर मान लो डीएनए को तोड़ रहा है तो डीएनएजेस, आरएनए को तोड़ रहा है तो आरएनएजेस, ठीक है ना। जहां भी एजेस लगा है समझो वो तोड़ रहा है उस चीज को, ठीक है। तो इस तरह से 6 ग्रुप में बांट दिया गया है, ठीक। हम लोग देखेंगे वो कौन सा ग्रुप है। अब एंजाइम में बस इतना ही है, 6 ग्रुप लिख दिए। एंजाइम क्या है, बायोकैटालिस्ट है, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ा रहा है, फास्ट कराने में मदद करता है। दूसरा इसके ग्रुप्स हैं, 6 ग्रुप में क्लासिफाई किया गया है, वो हम लोग देख लेंगे अभी। और क्या करता है, अब इसके फंक्शन पे आ जाते हैं, सीधे इसके फंक्शन पे आते हैं। फंक्शन में क्या कर रहा है, रेट ऑफ रिएक्शन को तो बढ़ा ही रहा है। अब एग्जाम्पल दे दीजिए कि कोई भी बायोलॉजिकल रिएक्शन हो रहा है तो उसका एक एग्जाम्पल दे दीजिए। फॉर एग्जाम्पल प्रोटीन को तोड़ने वाला एंजाइम, कि प्रोटीन को ब्रेक डाउन करने के लिए भी, प्रोटीन को ब्रेक डाउन करने के लिए मतलब इनटू अमीनो एसिड, तो प्रोटीएजेस प्रेजेंट इन स्टमक, प्रोटीएजेस एग्जाम्पल नंबर 1। अब दूसरा स्टार्च को भी तोड़ने के लिए, स्टार्च को तोड़ने के लिए इनटू मोनोसेक्राइड, जानते हैं ना, मोनोसेक्राइड पढ़ा है ना आपको। तो स्टार्च को मोनोसेक्राइड में अगर तोड़ रहे हैं तो कौन सा एंजाइम है जो आपके लार में प्रेजेंट होता है, सलाइवरी मतलब सलाइवा मतलब लार हो गया, सलाइवरी अमाइलेजेस। एकदम कॉमन वाला याद कर लीजिए, ठीक है ना। सलाइवरी अमाइलेजेस आपके सलाइवा में मौजूद है, तो आप जो भी चावल दाल खाते हैं अच्छे से चबा रहे हैं तो माउथ में ही वो डाइजेस्ट होके सिंपल फॉर्म में हो जाएगा, जो कार्बोहाइड्रेट पढ़ाए थे अगर याद है तो, समझ गए ना। तो सलाइवरी अमाइलेजेस, ठीक, एग्जाम्पल दे दिए। तो आप सीधे बोल सकते हैं ना एंजाइम का फंक्शन में कि इट हेल्प्स इन डाइजेशन, बोल सकते हैं हेल्प्स इन डाइजेशन,
दूसरा और क्या बोलेंगे? इट हेल्प्स इन डीएनए फॉर्मेशन। ठीक है, लाइगेज एंजाइम जो है डीएनए रेप्लिकेशन आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कैसे डीएनए को जोड़ रहा है। रेप्लिकेशन जब पढ़ेंगे तो वहां पे डीएनए लाइगेज एंजाइम होता है। फिर डीएनए रेप्लिकेशन में एक और एंजाइम है डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए को पॉलीमराइज कर रहा है। और पॉलीमराइज मतलब क्या है? डीएनए कैसे बनेगा? उसका जो भी यूनिट होगा वो आपस में जुड़ते जाएगा। तो यहाँ पे कौन सा है? तो डीएनए को पॉलीमराइज कर रहा है। पॉलीमराइज मतलब एक ही जैसा खूब सारा उसको आपस में जोड़ दिया, तो डीएनए पॉलीमरेज बोलेंगे। तो लाइगेज क्या कर रहा है? गलती से बीच में टूट गया, आपका डीएनए डैमेज हो गया, तो ये दोनों में जहां निक क्रिएट हो गया, गलती थोड़ा सा टूट गया, तो उसको जोड़ने के लिए लाइगेज मतलब फेविक्विक। ठीक है, बनाएगा नहीं, कहाँ कहाँ रिपेयर करेगा या कहीं गलती से कोई डैमेज हो गया है। ठीक है, जैसे एक्सरे, आप लोग एक्सरे करवाते हैं ना, एक्सरे से डीएनए डैमेज हो जाता है, पता है कि नहीं? भयानक म्यूटेशन, इसीलिए एक्सरे बार बार नहीं कराना चाहिए, एकदम नहीं। आपको पता है एक्सरे मतलब, आपको मालूम होगा एक और बॉम्ब था, थर्ड बॉम्ब था जो नहीं गिराया गया, क्या नाम था उसका वर्ल्ड वॉर में? फैट बॉय और लिटिल बॉय, तो दो बॉम्ब का नाम था, मालूम है ना? तीसरा का नाम था ड्रैगन आई। ठीक है, और ड्रैगन बॉल, उसको जो साइंटिस्ट लोग उसको यूज कर रहे थे, उसको बंद नहीं करना था, बंद करने से वो एक्टिव हो जाता। तो वो वहां पे उन लोग पेन फंसा के रखे हुए थे। गलती से बात करते करते में उन लोग सब नॉर्मल था, हाई कर रहा था, गलती से वो पेन जो है ना खिंचा गया, और जल्दी से वो लोग उसमें से जो साइंटिस्ट देखा खिंचा गया तो जल्दी से उसको खोल के ऐसे पेन लगा दिया, लेकिन तब तक में सब लोग जान गया था कि अब हम लोग मर जाएंगे। ठीक है, शाम तक, अगले दिन तक जो आदमी सबसे पहले उसको रोका जाके, ही डाइड इन 24 आवर्स, उसका पूरा अंग गिर मतलब बॉइल डाउन करके गिर गया। ठीक है, ऐसा हो गया था। पढ़ना स्टोरी बहुत खतरनाक है, डॉक्यूमेंट्री देखना। एनीवेज, तो कहने का मतलब है एक्सरे से जो डैमेज था उस वो फिर बॉडी रिपेयर नहीं कर पाई, जितने एंजाइम्स थे सब मर गए थे बॉडी के। तो रिपेयर एक सर्टेन लेवल तक रिपेयर हो सकता है बॉडी, बहुत लेवल तक रिपेयर नहीं हो सकता है। ठीक है, तो कुछ एंजाइम्स होते हैं जो हमारे बॉडी में डिफेंस का भी काम करते हैं, रिपेयर का करते हैं। तो एंजाइम्स क्या करेगा? रिपेयर, हेल्प्स इन रिपेयर मैकेनिज्म, ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, एंजाइम जो है क्या लिखेंगे? रिपेयर को मरम्मत करने में भी, शरीर की कोशिकाओं की मरम्मत करने में भी मददगार होता है। ठीक है, डाइजेशन बोल दिए, डीएनए फॉर्मेशन बोल दिए, रिपेयर बोल दिए। ठीक है, और सिंपल बोल सकते हैं मेटाबॉलिज्म। ठीक है, एंजाइम जो है, मेटाबॉलिज्म को हिंदी में मेटाबॉलिज्म ही लिखें। मेटाबॉलिज्म वही बनने और टूटने की प्रक्रिया, दोनों को ही मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। ठीक है, जैसे आप खाना खाए तो उसको तोड़ रहे हैं, तो वो हो गया मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म का दो पार्ट है, कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म मतलब टूटने का, जो भी खा रहे हैं उसको तोड़ दिया, तोड़ के छोटे छोटे पार्ट में कर लिए, ब्लड में चला गया, कोशिका में चला गया। अब कोशिका में जो टूटा हुआ पार्ट है उससे अपने कस्टमाइज करके अपना जो एंजाइम या कोई प्रोटीन बना रही हो, तो उसको बोल दिए एनाबॉलिज्म। समझे? तो यही हो गया मेटाबॉलिज्म। समझ गए? ओ, संजय का एकदम यूरेका मोमेंट, ओ अच्छा इसी को बोलते हैं। चलो ठीक है, तो एंजाइम हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, इससे ज्यादा नहीं पढ़ना है, थोड़ा स्लाइड्स में दिखा देंगे, स्लाइड्स अभी दे देंगे, पढ़ लीजिएगा। चलिए कुछ एग्रीकल्चर के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक, आज हम लोग को स्टार्ट करना था, हम लोग कर लेते हैं। तो देखिए उसमें से जो क्वेश्चन आ चुका है ना, कोशिश करेंगे उसको हम लोग लास्ट में डील करेंगे। जो पिछले बार आ चुका है उसको हम लोग क्यों डील करें, है ना? क्या बोलते हो? नहीं करना है, लास्ट में करेंगे अगर टाइम बचा तो। और जो टॉपिक नहीं कवर किया गया और जिससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आने वाला है उसी को डील करेंगे। ठीक है, एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स, क्या ये क्वेश्चन पहले आ चुका है? कोई बताएं। नंदन लास्ट ईयर का क्वेश्चन नहीं देखे हो? खुशबू देखी हो लास्ट ईयर का क्वेश्चन? अरे तुम लोग एग्जाम देने, और सुनीता, हे भगवान,
खोलिए, लास्ट ईयर का क्वेश्चन बताइए। चलिए, एग्रीकल्चर का अगर पोर्शन देखें तो बहुत सिंपल है, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, 5 सेक्शन है। ठीक, इसमें से पहला है एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स ऑफ झारखंड। ठीक है, तो अब इसमें क्या करना है आपको, पहला है तो एग्रो क्लाइमेटिक जोन ऑफ झारखंड पे आने से पहले आपको बताना होगा ना कि एग्रो क्लाइमेटिक जोन ऑफ इंडिया आपको बताना होगा। तो कितने जोन है एग्रीकल्चरल जोन? हे भगवान, आप हम लोग के भरोसे बैठे हैं। ये भाई 15 है, 15 एग्रो क्लाइमेटिक जोन है इंडिया में। ठीक है, देखिए ये डेटा आईसीएआर से लिया हुआ है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। इससे ज्यादा सटीक डेटा कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है, तो आप देखिएगा 15 जोन कौन से हैं, हम आपको स्लाइड में दिखाएंगे। तो इंडिया का कितना है, इंडिया का कितना एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स है? तो 15 जोन्स है। ठीक है, अब यहीं पे आ जाए, झारखंड कौन से जोन में फॉल करता है नेशनल लेवल पे? तो जोन 6 है कि 7 है? 7 ना, सेंट्रल हिल्स है ना, बता रहे कौन सा। अब इसके अंदर झारखंड को भी, क्योंकि झारखंड भी बड़ा है भाई, 24 जिला है, तो इसको हम लोग फिर सब जोन में बांटे हैं। ठीक है, कितने सब जोन है? तो 3 सब जोन है। अब कितने कितने डिस्ट्रिक्ट आते हैं वो हम लोग देखेंगे, कौन कौन से जोन है वो भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, अब उन लोग का रेनफॉल पैटर्न क्या है वो देखेंगे, और क्रॉप्स, क्रॉप्स आपको हम चाहेंगे कि आप लोग भी एक्सप्लोर करके आए। बहुत सही डेटा क्रॉप्स का भी नहीं दिया हुआ है। ठीक है, लेकिन आपको जनरल जो मिलेगा उसको देखना है। अच्छा ये बताइए, एक ये जो रीजनल एग्रीकल्चरल जोन्स में बांटे हैं, इसका क्या कारण है, इसको क्यों बांटे हैं? जोन 2, 3, 4 करके हम लोग सब बांटते हैं ना सब जोन्स, तो क्यों बांटे हैं? वेरिएशन के कारण। ठीक है, वेरिएशन के कारण तो बांटे, लेकिन हमको क्या फायदा होगा? हम इतना मेहनत कर रहे हैं, जो जोन्स में बांट रहे हैं, तो क्या फायदा होगा? इसको लिख लीजिए, ये आपके आंसर का कंकाल है, दिस इज द स्केलेटन, कि क्यों बांटना जरूरी है। आखिर हम ये जोन में बांट के क्या करेंगे, क्यों? हाँ, स्टडी में इजी होगा, सागर इज वेरी करेक्ट, लेकिन क्या स्टडी में? देखिए, हाँ, यस, हम उसको डिस्ट्रीब्यूट करके स्टडी तो कर लिए, उससे क्या होगा, जो रीजनल क्रॉप का जो हम लोग पैटर्न या क्रॉप का एग्रीकल्चरल पैटर्न है उसको हम और अच्छे तरीके से प्लान कर पाएंगे। हम जानेंगे उधर का वातावरण कैसा है और उसके हिसाब से हम लोग क्रॉप लगाएंगे, तो हम लोग ज्यादा बेनिफिट कर पाएंगे। ठीक है, इससे क्या होगा, किसानों की आय में वृद्धि होगी। ठीक है, और इससे और क्या होगा, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करेगा। ठीक है, हम लोग का जीवीए, व्हाट इज जीवीए? ग्रॉस वैल्यू एडेड। व्हाट इज जीवीए? कल होमवर्क दे रहे हैं, कल तक बताइएगा, लिखिए व्हाट इज जीवीए, कैसे कैलकुलेट करते हैं। ये सब लाइन अगर आप लिखते हैं ना, एंड हाउ इट इज रिलेटेड टू एग्रीकल्चर, ये सब लिखिए, तो फिर आपको बहुत मार्क्स मिलेगा। ठीक है, एनीवेज, तो हम लोग ये देखेंगे कि इंडिया के अंदर कौन सा 15 जो ये एग्रो क्लाइमेटिक जोन है, और फिर झारखंड के अंदर में कौन सा है, और इसका रेनफॉल पैटर्न कैसा है। ठीक, यही सीधे सीधे लिखा हुआ है। झारखंड का एनुअल रेनफॉल कितना है? 175 क्या, जूता चप्पल आटा दाल चावल, यूनिट मिलीमीटर 175, 140 क्या, हाँ 1400 mm। हाँ, संजय पढ़ा है, गुड। देखिए ऑन एन एवरेज लेके चलिए 100 से 120 सेंटीमीटर, मिलीमीटर में हो गया वही 100 से 1400 जो बोल रही है,
एवरेज होता है, हर साल बदलता है, आपको पता है ना। तो एवरेज याद रखिए 100 सेंटीमीटर है, और आगे में लिख दीजिए मुख्यता, ऑन एन एवरेज, है ना, मुख्यता लिख दीजिए, या 1000 मिलीमीटर से ऊपर है, ऐसे करके आप लिख के बच सकते हैं अगर कुछ याद नहीं है तो। लेकिन एकदम प्रिसीजन के साथ करिएगा तो 120 से लेके 140 सेंटीमीटर तक है एनुअल रेनफॉल। ठीक, अब देखिए ऑन एन एवरेज पूरे झारखंड का, लेकिन रीजन्स में बांट दिया गया एग्रो क्लाइमेटिक जोन। तो आप उस रीजन में देखिएगा कि कुछ रीजन्स ऐसे हैं जिनको ज्यादा रेनफॉल मिलता है, कुछ रीजन्स को कम रेनफॉल मिलता है। तो अब जहां कम रेनफॉल वाला है वहां हम धान लगा देंगे, मेरा धान होगा? नहीं होगा। तो इसीलिए प्लानिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्रो क्लाइमेटिक रीजन्स। ठीक है, तो हम लोग वही आज देखेंगे। उसको देखने के बाद थोड़ा सा हम लोग फिश फार्मिंग पे भी चलेंगे। ठीक है, चलिए आ जाते हैं स्टेज पे। आइए मदन, थोड़ा मदद कर दीजिए। आ जाओ संदीप, आ